मीराबाई चानू को ट्रक ड्राइवरों की मदद लेनी पड़ी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। क्या वो पदक सरकार का है? आप मुझे बताएं, क्या वो पदक सरकार का है? ये मेरा सवाल है उनसे। वो पदक मीराबाई चानू की खुद की मेहनत है। हमारी सरकारें पदकों को खरीदती हैं। उनके लिए पहले किसी को बोलने की जरूरत, ये पीड़ा है एक, ये मैं नेशनल लेवल तक खेलता हूं, उसका दर्द है। आप सोचिए जो इंटरनेशनल लेवल तक बेचारे खेलते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको किट के तौर पे। वो पैसा जो उनको बाद में मिलता है, अगर उसका 5% भी अगर सरकारें पहले देवे ना, तो हमारे जो पदक है ना, जिनको हम गिनते हैं 1 आया 2 आए, वो 20-20, 30-30 में चला जाए। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी ओलंपिक्स के गेम से काफ़ी सारे मेडल्स लेकर भारत के खिलाड़ी भारत लौटे हैं और उन्हें काफ़ी प्यार मिल रहा है भारत में। 2016 का जो ओलंपिक था उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन हमने इस बार किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनमें हम किसी भी तरह से कोई पदक नहीं ले पाए। आज हमारे साथ दीपेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। आप शूटिंग रेंज चलाते हैं सीकर में और साथ ही आप शूटिंग में नेशनल प्लेयर भी हैं, काफ़ी जाने माने। आपसे दीपेंद्र जी हम जानना चाहेंगे कि ये ओलंपिक्स गेम्स अभी हुए, काफ़ी सारे पदक मिले और उन खिलाड़ियों को काफ़ी प्यार भी देश में मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी की तरह से आप कैसे देखते हैं इस बार ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत नमस्कार। दूसरा, एक खिलाड़ी के तौर पे और एक आम आदमी के तौर पे किसी भी चीज़ को, या मैं कहूँ खेलों को देखना, एक नज़रिया एक अलग अलग होता है। क्योंकि एक आम से मेरा मतलब है साधारण व्यक्ति जो खेल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो खेल को ऐसे देखता है कि इसमें पदक हमें मिलना चाहिए। उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या तैयारी हो सकती है, कितनी मेहनत हो सकती है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनसे पदक आते भी हैं, और बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनसे पूरी मेहनत के बाद भी कई बार पदक नहीं आते हैं। हार और जीत ये हमारे खेल का हिस्सा है। हम उसको उसमें बिल्कुल नहीं तोल सकते कि आज मैं हार गया तो खेलना छोड़ दूं, या उससे निराशा नहीं होती है, वो हमारा रूटीन है। लेकिन उस चीज़ को एक साधारण जो खिलाड़ी नहीं है वो नहीं समझ सकता। उसके लिए अगर वो पदक नहीं है तो वो खेल ये बेकार ही है, ये खेल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो अगर पिछले 20 साल, या मैं कहूँ 20-25 साल का प्रदर्शन हमारा देखें, तो उससे पहले के जो भी खेल रहे हैं उसमें टीम इवेंट्स में हमारे मेडल रहे हैं लगभग। और उसके बाद में जब आप देखेंगे तो जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, एकल स्पर्धा जिसे कहते हैं, उसके अंदर मेडल आना शुरू हुए हैं। जैसे राज्यवर्धन सिंह जी इंडिविजुअल में मेडल लेके आए थे, अभिनव बिंद्रा जो पहला गोल्ड मेडल आए थे इंडिविजुअल का हिंदुस्तान का। तो उस समय से आप ये मान के, जैसे कन्नम मल्लेश्वरी भी, वो आप उनको भी 20-25 साल के दौरान ही उसको काउंट कर, तो एक ट्रेंड बदला है। इसका कारण ये है कि हम एकल प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि खिलाड़ी अपने दम पे खेलना चाहता है। जो मेडल आ रहे हैं, रेसलिंग में आ रहे हैं, शूटिंग में आ रहे हैं, जेवलिन थ्रो में जैसे अभी नीरज चोपड़ा का आया, मीरा चानू का भी जो आया, ये इंडिविजुअल गेम्स हैं। अब आप देखेंगे कि तो टीम इवेंट में क्या होता है कि कई बार कुछ लोगों की मेहनत से भी कई बार गेम आगे चला जाता है, लेकिन इंडिविजुअल में खुद की मेहनत होती है। तो पदक जो हमारे आ रहे हैं वो बाकायदा पूरे दम से आ रहे हैं, किसी अकेले के दम से नहीं आ रहे हैं। अलग अलग खेलों में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात खिलाड़ी के तौर पे देखने की, सरकार के नज़रिए से देखने की, आम आदमी के नज़रिए से देखने की, पदक आने और नहीं आने की। आपने शायद कहा नहीं, आप कहना यही चाहते होंगे कि हमारे शूटिंग के इस बार मेडल नहीं आए, बट मैं आपको बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए सर, जब हम तैयारी करते हैं, जब हमारे खिलाड़ी तैयारी करते हैं, उनको देखने कोई नहीं आता है। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो टीवी में दिखाई देता है, और वहाँ तक पहुँचने से पहले इतनी ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। उसके बावजूद कई बार ऐसा अवसर आता है
कि उसका सही फल नहीं मिल पाता है। बहुत से ऐसे कारण हो जाते हैं। इससे खिलाड़ी को हम कमतर नहीं आंक सकते कि उसने अच्छा नहीं किया या नहीं किया। हम हमेशा अपना बेहतर करने का ही प्रयास करते हैं। अब आप अगर मेरे से पूछें, जैसे मीराबाई चानू है, मीडिया में बहुत अच्छे से एक बात चल रही है कि मीराबाई चानू ने ओलंपिक का पदक नहीं जीता, उसने विनम्रता का भी पदक जीता है। 130, अभी आपने शायद पढ़ा हो, 130 ट्रक वाले थे जो उसको लिफ्ट दिया करते थे, उनको उन्होंने सम्मानित किया है बुला के। ये उस खिलाड़ी का बड़प्पन है। लेकिन आप समझते हैं ये क्या मतलब है इसका? ये हमारी सरकारों के लिए मुंह पे तमाचा है। ये मीराबाई चानू को ट्रक ड्राइवरों की मदद लेनी पड़ी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। क्या वो पदक सरकार का है? आप मुझे बताएं, क्या वो पदक सरकार का है? ये मेरा सवाल है उनसे। वो पदक मीराबाई चानू की खुद की मेहनत है। हमारी सरकारें पदकों को खरीदती हैं। उस मीराबाई चानू को सुविधा मिलनी चाहिए थी, स्पोर्ट्स हॉस्टल में उसको फैसिलिटेशन मिलना चाहिए था, उसको ट्रक ड्राइवरों के हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। वो उसकी विनम्रता है कि वो आज उनका साधुवाद करती है कि हाँ, इन्होंने मेरी मदद करी, ये उसके भाव हैं। लेकिन हमारी सरकारों का क्या रोल है? खिलाड़ी खुद पदक लाता है, हम पदक खरीदते हैं। ये तो हमारा सम्मान है कि उस झंडे को लेके कि हमारा तिरंगा लहराएगा, लेकिन उस तिरंगे को लहराने के पीछे उन खिलाड़ियों को कितना सहयोग करती है सरकार? कुछ नहीं करती हैं सर। हमारे यहाँ पे 0 है। तो हम खाली आशाएं करते हैं पदक की, उसके पीछे उनकी मदद कहीं नहीं की जाती है। जो सुविधाएं जुटाते हैं ना, आप किसकी बात करेंगे? जो पदक जीत के आ रहे हैं, आप उसके पीछे का ट्रैक उठा के देख लीजिएगा, किसी को भी देख लीजिएगा, वो पदक लाए तो या तो अपने बाप के दम पे लाए हैं, नहीं तो अपने खुद के आप के दम पे लाए हैं, किसी सरकार के दम पे नहीं लाए। कुछ नहीं मिलता है। जब आप अरे उससे पहले उनको 10-15 लाख रुपए की भी मदद दोगे तो बेचारों को जूते चप्पल मिल जाएंगे, वो खेल लेंगे। अगर आपको पदक चाहिए ना, तो वो करना पड़ता है। मेडल जीतने के बाद में नीरज चोपड़ा को आज 20 करोड़ रुपए दे दो ना, नीरज चोपड़ा को मिले हैं वो, क्योंकि वो स्टार है। लेकिन अगर वही बेचारा तैयारी कर रहा होता, उसके जैसे बहुत से कर रहे होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी को सबको मदद नहीं मिली। नीरज चोपड़ा जिसने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी ने उसको बहुत हेल्प करी, सभी चीज़ें हैं। लेकिन जो नहीं ज्वाइन कर रहा, उसको क्या सुविधा मिल रही है? क्या खिलाड़ियों को तैयार करने का यही तरीका है? आपको मैंने एग्जाम्पल बताया मीराबाई चानू का। आज हॉकी की टीम है, लड़कियां खेली, पूरी दुनिया में छाई हुई है हमारी लड़कियां हॉकी की। बेशक वो फाइनल में, वो जो क्वार्टर फाइनल था उसमें जो ब्रॉन्ज के लिए जो वो खेली, तो वो नहीं जीत पाई। लेकिन फिर भी उन लोगों की कहानी आज एक चैनल पे चल रही है। उसके पास ये नहीं था, उसके पास ये नहीं था, सरकारें अब मदद कर रही है। अरे आप पहले क्यों नहीं करते उन खिलाड़ियों के लिए? उनके लिए पहले किसी को बोलने की जरूरत, ये पीड़ा है एक, ये मैं नेशनल लेवल तक खेलता हूं, उसका दर्द है। आप सोचिए जो इंटरनेशनल लेवल तक बेचारे खेलते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको किट के तौर पे। वो पैसा जो उनको बाद में मिलता है, अगर उसका 5% भी अगर सरकारें पहले देवे ना, तो हमारे जो पदक है ना, जिनको हम गिनते हैं 1 आया 2 आए, वो 20-20, 30-30 में चला जाए। बिल्कुल सही है। और ये मेरे ख्याल से आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको भी इस बात की पीड़ा हो रही होगी, ये खिलाड़ी के दिल का जो दर्द है वो सुनकर। लेकिन हकीकत ये है कि हम भी तो यही करते हैं। हमने देखा कि जब हॉकी की टीम वुमेंस ने जब लूज़ किया, तो उनमें से एक खिलाड़ी के घर पे पत्थर फेंके गए, हमने देखा। और ऐसा बहुत बार क्रिकेटर्स के साथ में हुआ है कि जैसे वो वर्ल्ड कप लूज़ करते हैं या कोई मैच लूज़ करते हैं, तो उनके घर पे जाके तोड़फोड़ करी जाती है। हमें उनकी जीत तो चाहिए, हमें उनका मेडल तो चाहिए, लेकिन उससे पहले कितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल। और सरकारें हैं, तो आप सही फरमा रहे हैं कि मैंने आज ही पढ़ा कि नीरज को 12 करोड़ रुपए मिले, किसी ने 6 करोड़, किसी ने 1 करोड़, किसी ने कुछ दिया। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो अपना एडवर्टीजमेंट का पैसा नीरज में लगा रहे हैं ताकि उनका पब्लिसिटी हो जाए। अगर नीरज को सपोर्ट करना था या अगर किसी भी खिलाड़ी को सपोर्ट करना था, तो सरकार के तो सब हाथ में खेल मंत्रालय है, खेल मंत्री भी है, सारे विभाग हैं, तो उन्हें ये चीज़ें पहले करनी चाहिए।
आपने नेशनल खेला, आप बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को जानते होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल खेला है, और जो मतलब शहरों से गांवों से छोटे छोटा जो यंगस्टर अभी निकल रहे हैं अच्छे खिलाड़ी, इन सब में क्या आपको लगता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा चूक हो रही है? सरकारी चूक तो रही है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबसे बड़ी चूक हो रही है? देखिए सर, पहली बात तो मैं आपकी जो पहली बात उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे हॉकी की टीम है वो हारी, तो उनमें से किसी एक खिलाड़ी के यहाँ पे पत्थर वगैरह फेंके। ये आम जनता की बात है, सरकार की बात नहीं है। हमारा आम आदमी भी बहुत भावुक है, उसकी अपेक्षाएं ये होती हैं कि आज तो हम मेडल ही लाएंगे, अगर मेडल आएगा तो हम नाचेंगे, हर जगह पटाखे फोड़ेंगे, ये करेंगे। अब नहीं आया तो उसका उल्टा है। तो ये जो भावुकता है ना, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन खिलाड़ियों के लिए वो खेल है और वो अपना जी जान से उसके अंदर पूरा मैच को खेलते हैं कि हमें जीतना ही है। अब दो टीमें खेलती है, थोड़े से कई बार सेकंड, आपने देखा हो 4-6 सेकंड के अंदर भी इंडिया मेंस की टीम जीती है, तो सेकंडों में कई बार उलटफेर हो जाता है। उलटफेर हुआ नहीं कि मैच का पलड़ा पलटा नहीं। अब उसके लिए जो इतनी मेहनत करके आए हैं उनके यहाँ पे पत्थर फेंकना तो सरासर गलत ही है। ये इसको हम भावना नहीं कह सकते, क्योंकि भावनाओं का मतलब है मन, वो उसको आवेश कह सकते हैं कि वो यूं पत्थर फेंक दिया, तो इसको तो मैं सही नहीं समझता। और खिलाड़ी हैं वो तो हालांकि आपने देखा होगा वो बच्चियां रोने लग गई थी वहाँ पे, तो भावनाएं उनकी उनसे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने उसके लिए मेहनत करी। आपने तो घर में टीवी में देखा है पकौड़ी खाते हुए उसको, और फिर अपनी तो एक दिन मतलब 10 मिनट आधे घंटे के लिए आपने देखा है बस, तो वो फिर वो बहुत गलत बात है, इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात की चूक कहाँ पे रहती है। अब आप देखें, मैं शूटिंग की बात करता हूँ, हमारा बहुत बड़ा दल गया था, 15 ओलंपिक के कोटे हमारे पास में थे, और खिलाड़ी भी बहुत अच्छे थे, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हमारे पास में थे 3-4, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, दिव्यांश सिंह, अपूर्वी, पेलरविन, अभिषेक। अब लोगों के लिए वहाँ पदक नहीं आया, तो मेरे से भी कई लोगों ने पूछा, बोला शूटिंग का इतना बड़ा दल गया था, बड़ा खर्चा हुआ, आप लोगों की शूटिंग टीम कुछ नहीं कर पाई। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाए। जिस किसी ने भी सौरभ चौधरी का मैच देखा हो और नहीं देखा हो, कृपया उसको दोबारा देखें। वहाँ पे क्वालिफिकेशन राउंड होता है जिसमें जो भी दुनिया के टॉप खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में खेलने के लिए आए हैं, उन सब के बीच में क्वालिफिकेशन राउंड होता है। उस क्वालिफिकेशन राउंड में सौरभ चौधरी ने टॉप किया था, सबसे नंबर 1 पे था वो। उसके बाद में फाइनल्स हुए, फाइनल्स में सौरभ 7वें नंबर पे बदकिस्मती से निकल गया। अब जब एलिमिनेट हुआ सौरभ, तो आप 7वें नंबर का और चौथे नंबर का जो खिलाड़ी था, जिसमें चौथा, पांचवा, छठा सब आ गए, 7वां एलिमिनेट था, उनका जब स्कोर देखेंगे तो वो मात्र छोटा सा स्कोर अंतर था। ये एक संयोग की बात है, ये खेल में होता है, लेकिन इससे सौरभ की परफॉर्मेंस को गलत बताना मुझे नहीं लगता वो सही है। तो सौरभ की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, ऐसा मैं समझता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे मेडल की, मनु भाकर के मेडल की। मनु भाकर का जब मैच हो रहा था सर, बदकिस्मती से उसके मैच के दौरान 20 मिनट तक उसकी पिस्टल खराब हो गई थी। कैसे हुई, क्यों हुई, वो एक अलग सब्जेक्ट है, बट उसकी पिस्टल 20 मिनट तक खराब हो गई थी। खिलाड़ी का हथियार अगर 2 मिनट के लिए खराब हो जाता तो नर्वस हो जाता। वहाँ ओलंपिक्स चल रहा था सर, वो बच्ची है, वो कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। जब 20 मिनट का समय उसने कैसे मैच कवर किया, वहाँ नहीं मिलता सर एक्स्ट्रा टाइम, उसी टाइम में आपको फायर करने होते हैं, जल्दबाजी में किया उसने सब चीज़ें। उसके बाद में भी उसने 575 का स्कोर किया, शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का स्कोर था उसके लिए। उसने फिर भी कवर किया, वो टॉप 15 में रही हमेशा। तो मुझे नहीं लगता उसकी परफॉर्मेंस में कमी थी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी। नर्वसनेस आप समझ सकते हैं।
तो हमने दूसरा चांस खोया। फिर आप बात करेंगे मिक्स इवेंट की, सौरभ मनु की, तो जब वो भी क्वालिफिकेशन राउंड था उसमें उन दोनों ने टॉप किया। यूं पढ़ते पढ़ते वो क्वालिफाई नहीं हुए, टॉप रैंक से क्वालिफाई हुए। समहाउ वही परिस्थिति रही टॉप 8 में जब फाइनल हुआ, 7वें नंबर पे वो, जिसमें मनु थोड़ा मुझे लगा नर्वस थी क्योंकि पीछे ऐसा उसके साथ हादसा हुआ था बहुत बड़ा, और दिमाग पे उसका बहुत बड़ा असर होता है। तो उन सब कारणों को दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसके कारण क्या रहे, तो पदक ऐसे चूकते हैं सर। खिलाड़ियों की उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने तैयारी नहीं करते तो सर ओलंपिक में तो जाते हैं चमत्कृत खिलाड़ी जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हर किसी को उठा के बुला दिया, और वहाँ पे कोई किसी की सिफारिश से नहीं जाता कि किसी अफसर का बेटा है इसको भेज दो, अफसर का साला है, नेताजी के साले हैं उनको भेज दो। वो जमाने गए हैं, आज वही जाता है जिसके बाजुओं में दम होता है। तो वहाँ जो गए हैं चमत्कृत खिलाड़ी गए हैं, और उनके लिए कहना कि वो कमज़ोर खेले या कमज़ोर खेलते होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। वो सर समय की मांग है, कुछ मिनट कुछ सेकंड और कुछ कभी कभी दिन और घंटे होते हैं खिलाड़ियों के, जिसका समय होता है वो आगे निकल जाता है। जर्मनी का जो खिलाड़ी था जेवलिन के अंदर, जिसने नीरज को चैलेंज किया था कि नीरज तो मेरे आसपास ही नहीं आएगा, वो 90 मीटर प्लस वो हमेशा थ्रो करता था, लेकिन आपने देखा वो तो टॉप में भी नहीं आ पाया कहीं भी। उसका दिन नहीं था, नीरज का दिन था। तो खिलाड़ी आप किसी को बुरा नहीं ठहरा सकते। तो ये समय की मांग है, ये फ़र्क है हमारे सोचने में और एक आम आदमी के सोचने में। हमें उसका विश्लेषण करना पड़ता है कि हाँ इसमें कहाँ गलती रही है। वो विश्लेषण नहीं करेगा, उसके लिए तो बराबर है, ख़त्म है, नहीं खेले आप। बिल्कुल सही है। आरएस 2018 के जो इंटरव्यू में हमारे टॉपर रही झुंझुनू की बेटी और सीकर की बहू मुक्ता राव, उनका जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी यही बात कही थी। मैंने उनसे पूछा था कि जो आरएस टॉप करता है और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है? तो उन्होंने कहा फ़र्क इसमें कुछ भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेकंड है उससे मुझसे कम आता है या थर्ड है उससे मुझसे कम आता है, हो सकता है उससे मुझसे ज़्यादा आता हो, लेकिन ये एक सवाल का फ़र्क होता है कि हो सकता है उस सवाल का जवाब मुझे आ रहा हो और उसे नहीं आ रहा हो, या हो सकता है कि एज फैक्टर भी हो सकता है कि अगर मेरी एज बड़ी और दोनों के मार्क्स अगर सेम है तो मैं फर्स्ट हो जाती हूँ। सर खिलाड़ी के लिए जैसे आपने बताया, उसकी मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपने नीरज से सुना हो तो नीरज चोपड़ा ने एक बात कही थी कि जो जर्मनी के जो प्लेयर हैं ना वो मेरे हीरो हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और आपने शायद सुना है या नहीं, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे जो 5वें नंबर पे थे, उस आदमी ने पाकिस्तान में जाने के बाद यही कहा था कि नीरज मेरा हीरो है। ये खिलाड़ी की भावना, वो हार गया था उससे, लेकिन वो उनके लिए आइडल है। तो ये उस खिलाड़ी की भावना है, वो अपने आप को और सामने वाले को कमतर भी नहीं समझते और ना उनसे ईर्ष्या भावना रखते हैं। खेल में यही है कि ये मेरे से अच्छा कर रहा है, मुझे यहाँ कैसे पहुँचना है इस तक। ये खेल की भावनाएं रहती है सर, हम छीनते नहीं हैं, हम जीतते हैं। आपने मैरी कॉम को भी देखा होगा, जब उनका मैच वो हार गई थी तो कितनी विनम्रता थी। एथलेटिक्स में एक ऐसा था जिसमें हाई जंप का एक मैच था, जिसमें एक इटली का खिलाड़ी था और एक मेरे ख्याल से कतर का खिलाड़ी था। तो जब वो दोनों जंप किए तो उनका गोल्ड मेडल का जो स्कोर था, उनका जंप जो था वो एकदम पैरेलल था, बराबर था। सिमिलर स्कोर पे गोल्ड टाई हो गया, लेकिन जो टाई हुआ उस दौरान, जंपिंग के दौरान, जो इटली का जो प्लेयर था उसके पैर में चोट लग गई। तो उसका एक ही तरीका था, या तो दोनों के बीच में दोबारा जंप कराओ, तो जो ज़्यादा जंप करेगा उसको गोल्ड दे दो और जो कम करेगा उसको उससे डाउन कर दो। जब रेफरी ने उससे पूछा, क्योंकि इटली वाले को तो चोट लग गई थी, तो ये जाहिर सी बात थी कि अब वो जंप या तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा और या उससे हाई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने पूछा कतर वाले से कि क्या आप दोबारा जंप करना चाहेंगे या आपको चांस दिया जाए कि आप गोल्ड शेयर करना चाहें। मतलब कि इस खिलाड़ी को चोट लग गई है तो ये भी गोल्ड का हकदार, तो या तो आप शेयर कर लो, नहीं तो आप दोबारा जंप करो। अब चांस ऐसा था कि ये निश्चित था कि अगर वो कहता मैं दोबारा जंप करूंगा तो चाहे वो कितना भी जंप करता वो इटली वाला हारता, लेकिन उस खिलाड़ी की भावना थी, उसने बोला नहीं मैं इसके साथ में शेयर करूंगा।
क्योंकि उसको पता था इसको चोट लग गई है, लेकिन ये खिलाड़ी वही मादे का है, वो उसकी इज्जत करता था, उसने कहा मैं नहीं, मैं शेयर करूँगा। ये खेल भावना है सर, आप देखिएगा, उसका वीडियो बिल्कुल मिलेगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे। ये खेल की भावना है, खिलाड़ी ऐसे सोचता है, लोग वहाँ पे दुर्भावनाएं घुसेड़ देते हैं। उन्हें एक्चुअल में टीवी चैनल देख देख के आदत पड़ गई है, इधर का उधर का। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका नीरज आइडल है, लेकिन अगर जब हम टीवी उठा के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये खेल भावना है, ये हमें समझने चाहिए। और जो जो मैंने जो बात पूछी थी, एक बात और जी कहूँगा आपसे, जब आप भारत पाकिस्तान ये करते हैं ना सर, आप पिछले दिनों ओलंपिक्स के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया और पब्लिक के कमेंट चेक कीजिएगा, वो हमेशा यही कहेंगे कि चाहे हमारे यहाँ से मेडल नहीं आया हो, भारतीय उपमहाद्वीप का पदक आ गया, यही एक बड़ी बात है कि हमारे उपमहाद्वीप का। तो मतलब वो हमें आज भी कनेक्ट करना चाहते हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता ये पॉलिटिकली या फिर वो बाकी सब चीज़ें हैं, वो सब एक अलग मैं, लेकिन खेल की भावना से अगर देखा जाए तो वो हमसे बहुत जुड़े हुए हैं सर। बिल्कुल, खेल की भावना हमेशा ज़्यादा बेहतर होती है। और इसीलिए जो लोग स्पोर्ट्स में, आप भी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे भले ही प्रोफेशनली ना खेलें, लेकिन वो स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये जो भावना है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन में ही ज़्यादा बेहतर होती है। एक चीज़ देखिए, हम शूटिंग करते हैं, हथियार हमारे पास में होते हैं, और जो कई इवेंट में खेलते हैं उनके पास में हर तरह के वेपन्स होते हैं, पिस्टल्स भी होती हैं, राइफल्स भी होती हैं, शॉटगन भी होती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जिसके पास जितने हथियार हैं या जो जितने सालों से खेल रहा है, वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है। अगर आप देखेंगे तो जिसके पास हथियार है, लोगों की अपेक्षा से उसको वो बहुत ज़्यादा उग्र या खूंखार होगा, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है। ये मैंने महसूस किया है। तो आप कभी भी जैसे मेरे फील्ड से अगर मैं देखूं तो खेलों में लोग बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं। ये लोगों का नज़रिया हो सकता है कि खूंखार होंगे, लेकिन जो जितना विनम्र है वो उतना अच्छा खिलाड़ी भी होता है। और अगर मैं कहूँ तो ये शायद नहीं होगा, जो जितना अच्छा खिलाड़ी आप देखिएगा वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होगा। मैंने तो यही, मैं अपने नीरज को देखा होगा, मैंने अभिनव बिंद्रा को, वो हमारे आइडल हैं। बिंद्रा को आप मीडिया में ही बहुत कम देखेंगे। वो एक ऐसी लीजेंड पर्सनैलिटी है, ISSF का ब्लू क्रॉस है उनके पास में, और हिंदुस्तान में मैंने कभी भी शूटिंग में उनके जैसा आदमी नहीं। वो हमारे आइडल हैं। आप बस यही उनके लिए, उससे बड़े शब्द नहीं है, ये माने आप। बिल्कुल। यहाँ पर अभी भी हम जो शुरू से बात कर रहे थे उसमें अभी भी हम चूक रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कहाँ कमी रह जाती है। मतलब हमारे जब सब सिस्टमेटिक काम होता है उसमें कहाँ कमी रहती है? सर, गवर्नमेंट ने स्कीम बहुत चला रखी है। खेलो इंडिया पिछले सालों जो चला है, बहुत अच्छी स्कीम है, नो डाउट। उससे बहुत से बच्चों को अवसर मिल रहे हैं। अगर आप सही मायने में पूछें तो मनु भाकर, सौरभ चौधरी, दिव्यांश, ये उसी की देन है खेलो इंडिया की। और भी बहुत से बच्चे हैं, अभी आप देखेंगे हमारे राजस्थान के भी बहुत से बच्चे हैं जो उसमें खेलो इंडिया में अभी चल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, लेकिन इसको कितने साल हुए हैं? ये अभी एक शुरुआती दौर में है, नई खेप आ रही है। पुराने समय से हमारे यहाँ कोई स्कीम ही नहीं है जिसमें बच्चे आ जाएं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा डेवलप ही नहीं हुआ हर जगह जिससे हम खिलाड़ी पैदा कर दें। हम कहने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन धरातल पे कितनी योजनाएं हैं सर। केंद्र का खेल मंत्रालय, केंद्रीय खेल मंत्रालय राजस्थान के अंदर क्या कर रहा है भाई? वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए हो सकता है बता दे, मैं किसी सरकार का और वो नहीं करना चाहता खिलाड़ी के तौर पे, लेकिन धरातल पे तो जो मैंने बोली मीराबाई चानू वाली बात है, खिलाड़ियों को अगर सही पूछो तो कुछ नहीं मिलता है। जिसके पास में पैसे हैं या जिसके पास नहीं है और फिर भी जुनून है, वो अपने घर से पैसे लेके, सर ऐसे ऐसे खिलाड़ी, सौरभ चौधरी, ये आज नाम, चलिए अभी उसी पे बात चल रही है। सौरभ चौधरी जब पहली बार इंटरनेशनल खेलने गया था ना, उसके पिताजी, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, उसके पिताजी पिस्टल कहीं से पैसे लेके आए थे उधारी में, तब उसको पिस्टल दिलाई थी। जो वर्ल्ड कप लेवल जाने वाला प्लेयर है और उसका पिताजी कहीं से उधार में पैसा लेके और बच्चे को पिस्टल दिला रहा है, तो वहाँ की सरकार है ना,
उस खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं कर रही, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर आप यही चाहते हो कि उस स्तर पे पहुंचो फिर करेंगे, तो फिर आप नहीं कर रहे हो, फिर उसकी प्रतिभा करवा रही है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर आप नहीं कर रहे हो, फिर उसकी प्रतिभा करवा रही है। आप मजबूर हो कि ये कल को हमारा वो दूसरे का नाम नहीं कर दे, इसलिए हमें हमारा करवाना पड़ रहा है। ये हकीकत में हमारी सरकारें करती है, यही सत्य है, इसको मान लेना चाहिए। आज तक तो यही होता रहा है, अभी भी यही होता जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस बात को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ नीरज चौधरी जी से, जो हमारे सीकर के ही पास के अभयपुरा गांव से हैं, और उन्होंने पिछले दिनों एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। और एवरेस्ट पे जब वो चढ़ गए, जब उन्होंने सबमिट पूरा कर लिया, तो उनको सारे नेताओं ने, सब लोगों ने उनको बधाई दी ट्विटर के माध्यम से। लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि उनके दोस्तों ने मिलकर कैसे 6 महीने तक लगातार कैंपेन चलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से और पर्सनली उनके लिए वो 26 लाख रुपए जुटाए, जो कि वहाँ की उनकी फीस थी। सोचिए कि अगर कोई सरकार होती, कोई ऐसा विभाग होता जो उनके लिए वो पैसा जुटाया होता, तो उन्हें शायद प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा और समय मिला होता। उन्हें इस बात का स्ट्रेस नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें गवर्नमेंट करती है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। लेकिन वो प्रोसेस इतना टफ है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो ना, तो तब तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लुकी छुपी कोई ना कोई स्कीम मिल जाएगी जिसमें आपको पैसा मिल जाए। लेकिन सर, इंटरनेशनल लेवल तक जाने का जो पायदान है ना, वो बहुत ऊपर होता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है और हमारे यहाँ कंपटीशन हर चीज़ में इतना बड़ा है कि वहाँ जो पहुँचता है ना, उससे पहले बहुत सी उसको मेहनत करनी पड़ती है। उस पायदान तक पहुँचने तक कितनी मदद मिली है, जिसको ग्रास रूट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट बोलती है ना ग्रास रूट से चलेंगे, जिसको ग्रास रूट बोलते हैं, उसमें कहीं ग्रास रूट नहीं होता। तो गवर्नमेंट पैराट्रूपर चाहती है, वो जो हवा में आ गया ना उसको पिक कर लो, समझो, नीचे से कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं उठाते। ये सत्य है, इसको मानना चाहिए आप। बिल्कुल, जैसे अगर हम सीकर में देखें तो सीकर में जिला खेल स्टेडियम की स्थिति हम देख लें, चाहे सीकर के गांवों में जो नरेगा के तहत खेल ग्राउंड बनाए जाने की एक सच्ची झूठी सी कोशिश हो रही है, हम उसको देख लें। खेलो इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, उसी के तहत चूरू में एक बहुत शानदार स्टेडियम का निर्माण हुआ है, जहाँ पे मतलब ओलंपिक स्टैंडर्ड के जहाँ पे ग्राउंड्स है, वहाँ पे शूटिंग रेंज है, वहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ पे सब चीज़ें हैं। लेकिन आप सीकर का जब आप स्टेडियम देखते हैं तो आपको लगता है ये मतलब शायद आप किसी और कंट्री में आ गए हैं। देखिए सर, ये वो ग्रास रूट की बात है मेरे ख्याल से। देखिए सर, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आम पब्लिक, प्रशासनिक अधिकारी, और सबसे ज़्यादा है हमारे नेतागण। आप चूरू की बात कर रहे हैं ना, जिस स्टेडियम की, उसके लिए वहाँ के नेताओं ने रात दिन एक किए हैं। मैं राजनीति नहीं जानता, मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वहाँ के जो भी नेता थे उन्होंने बेहतर प्रयास किए होंगे, तब उनको वो फैसिलिटेशन मिली है, और वहाँ की जनता ने उस चीज़ के अंदर पूरी सक्रिय भूमिका निभाई होगी। अब जहाँ नहीं है, चाहे वो कोई भी जिला है, उसके लिए वो सब जिम्मेदार हैं जो वहाँ पे किए हैं और यहाँ पे जिन लोगों ने नहीं किया। ये बिल्कुल सही है कि जब हमने वहाँ की स्टोरी कवर की थी, तब हमें वहाँ के जो खेल अधिकारी हैं, ईश्वर सिंह जी लांबा, मैं उनको भी मतलब साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और उल्लेखनीय है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर पहले जो उनको ग्राउंड मिला था, जो ट्रैक मिला था, वो इस कैटेगरी का नहीं था। तो जब उन्होंने वहाँ के सांसद कसवा जी को ये बात बताई कि साहब ये तो उस कैटेगरी का नहीं है, अपने को तो उस कैटेगरी का चाहिए। मुझे मालूम है, मैं जानबूझ के किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, नहीं ले रहे मैं, क्योंकि देखिए मैं राजनीतिक तौर पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, विल पावर। उन लोगों ने उसकी वहाँ के नेताओं ने उसमें इंटरेस्ट लिया, वहाँ की जनता ने उसमें इंटरेस्ट लिया, और जब वो लेते हैं तो फिर प्रशासनिक तौर पे उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। अब जहाँ पे नहीं हो रहा, चाहे सीकर में नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सिर्फ कहने की बातें हो रही है, बाकी जगह इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। दैट्स ऑल। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, स्पोर्ट्स जब भी इस तरह के मेडल्स होते हैं, जब भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो हम सब की नज़रें इस पर रहती है। हम सब उन खिलाड़ियों को बहुत
चाव से देखते हैं, बहुत उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके स्टेटस लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे जब कहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में जाना है, तब हम हिम्मत नहीं करते, क्योंकि हमें दिखता है कि शायद इतने अच्छे संसाधन नहीं होंगे, या उनके पेरेंट्स जो हैं वो उस लेवल पर जाकर उनको सपोर्ट करने में सक्षम नहीं होंगे, या वो फील वो नहीं कर पा रहे होंगे, किसी भी तरह के संसाधनों की कमी हो। लेकिन हमें अगर ज़्यादा बेहतर अगले ओलंपिक्स में प्रदर्शन चाहिए भारत का, या किसी भी लेवल पर गेम्स में, तो उसके लिए हमें अपने घर से मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही वो चाहे हम अपने बच्चे में इन्वेस्ट करें, भले ही वो हम दूसरे के बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करें, ताकि उन्हें अच्छे संसाधन मिले, अच्छे ग्राउंड्स मिले, और उनके खेल को सिर्फ मेडल लाने पे या वर्ल्ड कप लाने पे अप्रिशिएट करने की बजाय आप उन्हें छोटे छोटे लेवल्स पे, छोटे छोटे कदमों को जब आप सहारा देंगे, तब शायद हम आने वाला वो हिंदुस्तान देख पाएंगे जहाँ पर ज़्यादा बेहतर मेडल्स होंगे, ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी होंगे, ज़्यादा बेहतर संसाधन होंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सर।